सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस कहानी की तह तक जाने वाले हैं ना, वो साइंस, लॉजिक और इंसानी शरीर की हर सीमा को मतलब लिटरली तार-तार कर देती है। मतलब आप बस इमेजिन करके देखिए कि किस्मत किसी को मौत के बिल्कुल जबड़े से कितने बार खींचकर वापस ला सकती है। सोचिए, अगर कोई एक परमाणु हमले यानी न्यूक्लियर ब्लास्ट से बच जाए तो हम उसे दुनिया का सबसे लकी इंसान कहेंगे, राइट? लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान एक नहीं बल्कि दो न्यूक्लियर धमाके झेल ले और फिर भी जिंदा खड़ा रहे? ये सुनते ही दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, ये कैसे पॉसिबल है? ये एक ऐसा सच है जो किसी का भी दिमाग सुन्न कर सकता है। तो इस कहानी के सेंटर में है त्सुतोमू यामागुची। और देखिए, ये कोई सुपर हीरो नहीं थे, बिल्कुल हमारे और आपके जैसे एक आम इंसान। 29 साल के एक इंजीनियर जो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के लिए ऑयल टैंकर्स डिजाइन करते थे। बात है अगस्त 1945 की। वो हिरोशिमा में अपना 3 महीने का असाइनमेंट खत्म करके बस अपने घर, अपनी पत्नी और अपने छोटे से बच्चे के पास लौटने की तैयारी कर रहे थे। एक बिल्कुल नॉर्मल सी सुबह, जिसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। अब यहाँ देखिए कि किस्मत कैसे खेल खेलती है। एक बहुत ही छोटी सी चीज, हंको, ये जापान में इस्तेमाल होने वाली एक आम सी पहचान की मोहर होती है। यामागुची स्टेशन की तरफ निकल चुके थे, लेकिन अचानक उन्हें याद आया कि अरे, वो तो अपना हंको भूल गए। और लिटरली सिर्फ इस एक मोहर को लेने के लिए वो वापस शहर के बीचों बीच लौट गए। सोचिए, इस एक छोटे से फैसले ने उनका पूरा इतिहास कैसे पलट कर रख दिया। और फिर सुबह के 8:15 आसमान से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट पैराशूट के सहारे नीचे गिरता हुआ दिखा। और उसके ठीक बाद दुनिया का सबसे पहला परमाणु बम, 15,000 टन TNT की ताकत। जरा इसका अंदाजा लगाइए, ये कोई आम धमाका नहीं था। ये एक ऐसी खौफनाक ताकत थी जिसने पलक झपकते ही पूरी की पूरी सिटी को भाप में बदल दिया। उस खौफनाक मंजर को मशहूर फिजिसिस्ट मिचियो काकू ने बहुत ही सटीक तरह से बताया है। उनके शब्दों में ये बिल्कुल ऐसा था जैसे अंतरिक्ष से कोई विशाल हाथ नीचे आया हो और उसने सब कुछ कुचल कर रख दिया हो। एक ऐसी सफेद रोशनी जिसने सबको अंधा कर दिया। तापमान इतना ज्यादा कि जैसे सूरज की सतह जमीन पर आ गई हो। यामागुची ने बस रिफ्लेक्स एक्शन में एक गड्ढे में छलांग लगा दी और उनके चारों तरफ की दुनिया लिटरली 1 सेकंड में तबाह हो गई। धमाके के तुरंत बाद का जो मौत का आंकड़ा था ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 80,000 लोग बस एक झटके में खत्म। और यामागुची, हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो ग्राउंड जीरो से 2 मील से भी कम दूरी पर थे, फिर भी वो जिंदा थे। क्या साइंस के पास इस बात का कोई भी लॉजिकल जवाब है? बिल्कुल नहीं। अगर हम मेडिकल साइंस के आंकड़े और इस सच्चाई को कंपेयर करें तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। साइंस कहता है कि उस रेडियस में मौजूद किसी भी इंसान के बचने के चांस सिर्फ 2 से 5% थे। आम इंसान की तुलना में 1000 गुना ज्यादा रेडिएशन। लेकिन रियलिटी क्या थी? कान के पर्दे फट चुके थे, चेहरे और हाथों पर बहुत गहरे घाव थे, बुरी तरह जल चुके थे। लेकिन फिर भी यामागुची चल रहे थे। मेडिकल साइंस के सारे नियम यहाँ पूरी तरह से फेल हो गए। इसके बाद के जो 48 घंटे थे वो किसी भयानक डरावने सपने से कम नहीं थे। आप बस क्रोनोलॉजी देखिए। वो उस महाविनाश से बचे, रात एक एयरिड शेल्टर में काटी और अगले दिन स्टेशन तक पहुंचने के लिए उन्हें लिटरली लाशों से भरी एक नदी को पार करना पड़ा। और किसी तरह उन्होंने अपने घर यानी नागासाकी के लिए एक ट्रेन पकड़ ली। मतलब कोई कैसे एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद इतना दर्द सह के इतना लंबा सफर तय कर सकता है, ये यकीन से बिल्कुल परे है। फाइनली वो नागासाकी पहुंच गए। पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी थी। उन्होंने लोगों को उस भयानक हथियार के बारे में बताने की, चेतावनी देने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। और सबसे बड़ा शौक, इतनी बुरी हालत में, इतने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद 9 अगस्त को वो अपनी कंपनी की नागासाकी ब्रांच में काम पर पहुंच गए। ये सुनकर तो किसी का भी दिमाग हिल जाए कि भाई ऐसा इंसान अगले ही दिन ऑफिस कैसे जा सकता है। ऑफिस में उनके बॉस का रिएक्शन तो और भी ज्यादा शॉकिंग था। बॉस उन पर बुरी तरह चिल्लाए और बोले, तुमने पक्का ये सब इमेजिन किया है, तुम थोड़े पागल हो गए हो। बॉस को लग रहा था कि दुनिया का ऐसा कोई बम बना ही नहीं है जो अकेले पूरे शहर को तबाह कर दे। आप इस डार्क आयरनी को समझिए। वो इंसान जो अभी अभी मौत के मुंह से वापस आया था, उसे सचमुच पागल कहा जा रहा था। अब बॉस के चिल्लाने के ठीक बाद ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां ऐसा लगता है कि क्या ये सब कोई बहुत ही क्रूर मजाक चल रहा है? क्या महज 3 दिन बाद एक और बुरा सपना सच हो सकता है?
क्या किस्मत किसी एक ही इंसान के साथ इतना भयानक खेल खेल सकती है? और फिर घड़ी में बजे सुबह के 11:02। 9 अगस्त 1945, नागासाकी बम। वो उसी कमरे में अपने बॉस से बहस कर रहे थे और अचानक वही जानी पहचानी अंधा कर देने वाली मैग्नीशियम जैसी सफेद रोशनी पूरे कमरे में भर गई। यामागुची एक बार फिर दूसरी बार ग्राउंड जीरो पर थे। अनबिलीवेबल। इस दूसरे धमाके में 70,000 लोगों की जान चली गई। लेकिन यामागुची, वो टूटी हुई खिड़कियों के मलबे के बीच से एक बार फिर चमत्कारिक रूप से बच निकले। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से एक ऐसा इम्पॉसिबल इवेंट था जिसे समझना हमारे और आपके दिमाग के बस की बात ही नहीं है। 2 बम, 2 शहर और 1 आदमी जो हर बार मौत को चकमा दी गया। कैसे? उस समय का जो ऐतिहासिक माहौल था वो और भी डरावना था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमन ने तबाही की बारिश की चेतावनी दी थी। फिर 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर अनाउंस कर दिया। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी थी कि अमेरिका के पास गिराने के लिए कई और परमाणु बम बिल्कुल तैयार थे। हम यहाँ किसी पॉलिटिक्स या पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, बस उस भयानक हिस्टोरिकल सिचुएशन को सामने रख रहे हैं जहाँ यामागुची लगभग 1 हफ्ते तक मौत के कगार पर अपनी सांसों के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब आप ही सोचिए, जब साइंस के पास जवाब खत्म हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मेडिकल साइंस साफ कहता है कि 2-2 बार इतने भारी रेडिएशन से किसी का भी बचना पूरी तरह से इलॉजिकल है। तो फिर इसका असली जवाब क्या है? कुछ लोग इसे किस्मत का खेल कहते हैं तो कुछ इसे कर्म का नाम देते हैं। जब कोई इंसान मौत को इस तरह मात दे तो इसे किस्मत या चमत्कार के अलावा और क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन इस चमत्कार की एक बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी। रेडिएशन का वो जहर उनकी और उनके परिवार की रगों में दौड़ रहा था। उनकी पत्नी की 88 साल की उम्र में किडनी और लिवर फेल होने से डेथ हो गई। उनके बेटे की भी 59 साल की उम्र में कैंसर से मौत हो गई। खुद यामागुची को बहरापन, मोतियाबिंद और एक्यूट ल्यूकेमिया जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा। उनका पूरा परिवार इस रेडिएशन का शिकार हुआ, जो इस बात को और भी ज्यादा शॉकिंग बनाता है कि इन सब के बावजूद खुद यामागुची इतने सालों तक कैसे जिंदा रहे। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो यह कहानी एक अलग ही लेवल पे जाती है। 1945 में वो दोनों धमाकों से बचे। उन्होंने अपने परिवार और कई दूसरे हिबाकुशा यानी जो लोग इन धमाकों से बचे थे, उन सबको अपने सामने दुनिया से जाते देखा। और फाइनली मार्च 2009 में जाकर जापान सरकार ने उन्हें आधिकारिक तौर पर ड्यूअल सर्वाइवर का दर्जा दिया। इसके 1 साल बाद 2010 में 93 साल की लंबी उम्र में पेट के कैंसर से उनका निधन हुआ। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने शांति के लिए, पीस के लिए अपनी आवाज उठाई। उनका दर्द उनके इस एक स्टेटमेंट में साफ झलकता है। उन्हें पता था कि इससे औरतें, बच्चे और नवजात मारे जाएंगे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सिर्फ एक सर्वाइवर का बयान नहीं था, ये एक ऐसे इंसान का दर्द था जिसने दुनिया का सबसे भयानक मंजर अपनी आंखों से एक नहीं बल्कि 2 बार देखा था। उनका बस एक ही मकसद था, आने वाली पीढ़ियों को इस तबाही के इतिहास से रूबरू कराना, ताकि ये गलती कभी दोहराई ना जाए। तो अब इस पूरे एनालिसिस के बाद सवाल ये उठता है, क्या त्सुतोमू यामागुची ने सिर्फ इतिहास के सबसे काले पन्नों में अपनी जान बचाई, या फिर उनकी इस कहानी ने उन सारे नियमों को ही बदल कर रख दिया जिन्हें हम इंसानों के लिए मुमकिन मानते हैं? एक ऐसा इंसान जिसने 2 परमाणु बमों का सीधा सामना किया और 93 साल की उम्र तक जिंदा रहा। ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम सच में जानते हैं कि एक इंसानी शरीर क्या कुछ सहने की ताकत रखता है। ये सब सच में पूरी तरह से हैरान कर देने वाला है ना।